स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई जो कि दोनों वैकेंसियाँ आई है, आप लोग सब भर चुके होंगे। और इसकी जो है टोटल 120 नंबर का होगा, 35 रीजनिंग, 35 मैथ और 50 जीके जीएस, जो कि हम जीके जीएस को चैप्टर वाइज पढ़ने जा रहे हैं। और डेली इसका क्लास आएगा चैप्टर वाइज। जिसे देखिए, फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर मापक है, और हड़प्पा सभ्यता, हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता है। उसी तरह ज्योग्राफी का भारत एक परिचय है। तो सभी चैप्टर जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा, और एक चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बनेगा सारा जो और पूछा हुआ क्वेश्चन, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको बताएंगे और उसका डिस्कशन करवाएंगे आप लोगों को। तो और प्रैक्टिस सेट भी जो है हम इसके साथ करवाएंगे। तो आप लोग ज़रूर इस क्लास को देखिएगा ताकि जो है रेलवे के हर एग्ज़ाम में फ़ायदा हो, और रेलवे के साथ साथ अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यह क्लास से फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज कराया जा रहा है और ये फ्री है। बहुत सारे टीचर लोग पैसा लेके चैप्टर वाइज टेस्ट या उसका डिस्कशन कराते हैं, तो हम जो है 1 रुपया भी चार्ज इसका नहीं लेंगे। और ये जो है यूट्यूब पे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई कर का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसी पे डेली जो है वही प्लेलिस्ट में डेली क्लास अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल लाइन, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जो है ताकत है, तो आप ज़रूर एग्ज़ाम का जितना भी सिलेबस है उसको पढ़िए और डेली पढ़िए, और उसको रिवाइज करते रहिए। मतलब वही हुआ, खटखटाने की ताकत है तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और आइए क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आज की क्लास आगाज़ करते हैं। 14 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 के विजेता टीम कौन सी है? तो 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 के विजेता टीम कौन सी है? तो ऑप्शन बी जापान होगा। ठीक है, और यह जो है यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, और यह ट्रॉफी जो है मलेशिया के इफो में आयोजन होता है, और ये इस बार जो है 30वें क्रम का है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, तो ये 30वें क्रम का है 2024 में। और इस बार जो है जापान फाइनल मैच जो है जापान वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, जो कि जापान विजेता रहा। ठीक है, और यह मैच भारत जो है 5 बार जीत चुका है। ठीक है, 5 बार यह जो है विजेता रह चुका है भारत। तो और देखिएगा इसकी जो है शुरुआत 1883 में पहली बार हुई थी। तो 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन हुए? तो जापान, जो कि पाकिस्तान को हराकर। आइए खेल से संबंधित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। थॉमस कप प्लस ओवेर कप हाल ही में जीतने वाले कौन हैं? तो थॉमस कप प्लस ओवेर कप जो हाल ही में जीतने वाले चीन हैं, जो कि इंडोनेशिया को हराकर जीते हैं। और ये दोनों कप किस खेल से संबंधित है? तो ये दोनों कप थॉमस कप और ओवेर कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, देखिएगा जो है अगला क्वेश्चन, महिला हॉकी टीम का कप्तान कौन बने हैं? ये ठीक है, महिला हॉकी टीम का कप्तान कौन बने हैं? तो सलीमा टेटे। और हॉकी का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? तो यही सलीमा टेटे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो हाल ही में 29वीं बार
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कामी रीता शेरपा। ठीक है, कामी रीता शेरपा जो है इस बार 29वीं बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक है, कामी रीता शेरपा नेपाल के पुरुष पर्वतारोही है। ऐसा मत मानिएगा कि कामी रीता शेरपा कोई महिला होगी, ऐसा नहीं है। कामी रीता शेरपा नेपाल के पुरुष पर्वतारोही है। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 29 बार जो है एवरेस्ट, इससे पहले 28 बार चढ़े थे और इस बार जो है 29 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। ठीक है, और यही जो है अपना रिकॉर्ड तोड़ लिए हैं। तो इस बार 29वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किए हैं। तो देखिएगा माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 मीटर वर्तमान समय में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर जो कि इनकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और ये कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं और इसे जो है तिब्बत में घाटी की देवी भी कहते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? घाटी की देवी, और नेपाल में सागर माथा। ठीक है, और तिब्बत में घाटी की देवी तथा चोमलुंगमा भी कहते हैं। ठीक है, चोमलुंगमा तथा तिब्बत की घाटी के नाम से जानते हैं। बताइएगा जो है माउंट एवरेस्ट का जो नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट, ये किसके नाम पे दिया गया है? तो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे दिया गया है। और ये किस लिए दिया गया है? तो उनके सम्मान में, क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट ने जो है सर्वेक्षण किया था, इसलिए उन्हीं के सम्मान में जो है माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे? बताइएगा, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे। ये कब फतेह किए थे? तो 29 मई 1953 ईस्वी को। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे, जो कि 29 मई 1953 ईस्वी को फतेह किए थे। बताइएगा, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी? तो फर्स्ट भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली फर्स्ट महिला कौन थी? तो जूको तेम्बई। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जूको तेम्बई जो कि फर्स्ट महिला थी, लेकिन फर्स्ट भारतीय महिला पूछ देगी तो बछेंद्री पाल। ठीक है, और 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला कौन थे? तो कौन थी? तो संतोष यादव। ठीक है, 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए तो अब देख लेते हैं, जब कुछ हाईएस्ट पीक देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट मैकिनले या डेनाली भी कहते हैं। और दक्षिणी अमेरिका का हाईएस्ट पीक तो माउंट एकांकगुआ। ध्यान से सुनिए, उत्तरी अमेरिका का हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले या डेनाली, और दक्षिणी अमेरिका का हाईएस्ट पीक तो माउंट एकांकगुआ, और अफ्रीका महाद्वीप का हाईएस्ट पीक तो माउंट किलिमंजारो। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका डेनाली या मैकिनले, दक्षिणी अमेरिका का हाईएस्ट पीक माउंट एकांकगुआ, और अफ्रीका महाद्वीप का हाईएस्ट पीक तो माउंट किलिमंजारो। और यूरोप महाद्वीप का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो माउंट एलब्रूज, और अंटार्कटिका महाद्वीप का तो माउंट विंसन मैसिव। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जी हम जितने भी महाद्वीप का हाईएस्ट पीक थे बता दिए। और तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा कैंप डेविड समझौते का संबंध किससे है? तो चर्चा में रहा जो कैंप डेविड समझौता है, या इजराइल तथा मिस्र, ऑप्शन ए होगा, इजराइल तथा मिस्र 2 देशों के जो मध्य यह समझौता किया गया था, और यह मध्यस्थता अमेरिका के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और यह कब किया था? तो इजराइल और मिस्र के बीच जो है 1978 में यह समझौता अमेरिका के मध्यस्थता में करवाया गया था। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है मिस्र यह चेतावनी दिया है कि अगर राफा पर अटैक करते हैं, इजराइल को बोला है, मिस्र ने बोला है इजराइल को कि अगर राफा पर अटैक करते हैं तो हम यह एग्रीमेंट तोड़ देंगे, कैंप डेविड समझौते को हम भंग कर देंगे। ठीक है, राफा जो है इजराइल और फिलिस्तीन के एक जो है मध्य एक स्थान है। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य एक स्थान है। तो वही मिस्र बोला है इजराइल को, अगर आप ऐसा करते हैं, अटैक करते हैं, तो राफा पे अटैक करते हैं, तो हम कैंप डेविड एग्रीमेंट को
तोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, इजराइल मानने वाला है ही नहीं। और देखिएगा इजराइल आया है तो इजराइल का मुद्रा का नाम क्या है आप लोग बताइएगा। तो मुद्रा का नाम न्यू शेकेल है। और इजराइल की संसद को क्या कहते हैं, तो निषेध कहते हैं। और G2G एग्रीमेंट किन दो देशों के मध्य होती है, तो हुआ है तो इजराइल और इंडिया के मध्य गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट किन दो देशों के मध्य, तो इजराइल प्लस इंडिया के मध्य हुआ है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इफ्को को आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो दिलीप संघानी। ठीक है, इफ्को के वर्तमान समय में नया अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिलीप संघानी। इफ्को का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इफ्को का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आई से इंडियन, एफ से फार्मर, फिर एफ से फर्टिलाइजर, सी से कॉर्पोरेशन और लिमिटेड। ठीक है, तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इफ्को का फुल फॉर्म। और इफ्को का मुख्यालय दिल्ली में है। और इफ्को की स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया। ठीक है, इफ्को का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। और इफ्को की स्थापना 1967 ईस्वी में किया। और इफ्को के द्वारा ही फर्स्ट जो है नैनो यूरिया लाया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बताइएगा एक क्वेश्चन और, यूरिया जो है यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी दूर करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी दूर करने के लिए लॉन्च किया गया था, तो सल्फर की कमी को दूर करने के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया था, जो कि राजस्थान से किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष पूरा विश्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये किनके सम्मान पे, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर यह जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता था। क्यों, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो है जन्मदिन 12 मई को हुआ था, इन्हीं के जो है सम्मान के लिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है अ लेडी विद द लैम्प जो है कहते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का जो थीम इस बार है, हमारी नर्स से हमारा भविष्य। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 12 मई 2024 को मनाते हैं। और इसे 2024 को इस बार जो है थीम क्या है, तो हमारी नर्स से हमारा भविष्य। ठीक है, देख लीजिएगा दिवस आया है तो 2-4 इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, 1 जुलाई। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। और राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को। ठीक है, 11 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, और राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित करने की घोषणा हुई है। तो पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित करने की घोषणा हुई है, तो पेज यहाँ पे देखिएगा, बी, ऑप्शन बी, भारत में जो है पिकल बॉल लीग की करने की घोषणा हुई है। ठीक है, पिकल बॉल लीग का होस्ट देश भारत होगा इस बार 2024 में। और ये 2024-25 में पहली बार इसका होस्ट देश होगा। ठीक है, पिकल बॉल, इसमें 3 खेलों से मिलकर पिकल बॉल बना है, जैसे टेबल टेनिस हो गया और बैडमिंटन हो गया और बॉल, ये तीनों खेलों से मिलकर जो है पिकल बॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है। ये इसका होस्ट देश भारत होगा 2024-25 में, भारत इसका होस्ट देश है। देखिएगा खेल आया है तो देख लेते हैं। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी, तो 9 खिलाड़ी। पोलो में कुल कितने खिलाड़ी, तो 4 खिलाड़ी। और बेसबॉल में कुल कितने खिलाड़ी, तो 7 खिलाड़ी। और वाटर पोलो में कुल कितने खिलाड़ी, तो 7 खिलाड़ी। ध्यान से सुनिएगा, पोलो 4, बेसबॉल 7, वाटर पोलो 7, खो खो 9। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
तो हाल ही में किस राज्य में मंदिर में जो है कनेर के फूलों का उपयोग पर प्रतिबंध लगा है? तो केरल, ऑप्शन सी, केरल में जो है मंदिर में जो कनेर की फूल भगवान को अर्पित करते थे, चढ़ावा दिया जाता था, तो उस फूलों पे प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि जो है केरल में एक जो है इस फूलों का उपयोग करते समय फूलों की प्रसादी के रूप में खाया और उसकी मौत हो गया। ठीक है, इसलिए जो है यह फूल को बैन किया गया है। और इसके स्थान पर जो है केरल में मंदिर में यह बैन करने के बाद जो है कनेर के फूलों के स्थान पर तुलसी को चढ़ावा करने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्योंकि इस फूल से एक व्यक्ति की मौत हुई थी, इसलिए जो है कनेर के फूल के जगह पे तुलसी का पत्ता चढ़ाइए। और क्योंकि तुलसी अच्छी होती है, इसलिए जो है कनेर के फूल पे बैन किया गया है, क्योंकि मौत हो गया था एक व्यक्ति को, इसलिए केरल इसे बैन कर दिया है। ठीक है, तो फूल आया है, तो फूल से देख लेते हैं 2-4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ा फूल कौन सा है, बताइएगा। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लिसिया है। और सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो वुल्फिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फूल रेफ्लिसिया और सबसे छोटा फूल वुल्फिया। अब फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है? तो ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से जो है ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये 1500 महिला ड्रोन के द्वारा जो है खेतों की फसलों पर छिड़काव करेगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में लॉन्च भारत के क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हनुमान, ऑप्शन सी, हनुमान जो है या भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और जो है यह 12 लैंग्वेज में बात कर सकता है, हनुमान जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म। ठीक है, देखिएगा, जब AI आया है तो AI से कुछ प्रश्न जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हम देख लेते हैं। भारत का फर्स्ट AI फिल्म इरा है। भारत का फर्स्ट AI फिल्म कौन सा है? इरा है। भारत के फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा है? तो देविका है। ठीक है, और भारत का फर्स्ट क्षेत्रीय न्यूज एंकर कौन सा है? तो लीसा है। और जो है भारत का फर्स्ट AI CEO कौन है? मीका है। और भारत का फर्स्ट AI टेक्नोलॉजी कौन है? तो आइरिस है। और यूक्रेन का जो नया फर्स्ट AI राजदूत नियुक्त किया गया उसका नाम क्या है? तो विक्टोरिया सी है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया? तो सिक्किम में, ऑप्शन बी, सिक्किम में जो है ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। और सिक्किम में जो बाढ़ आया था इसी के तहत, इसी के राहत के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सद्भावना। और सिक्किम को जो है आर्टिकल अनुसूची 2 के तहत भारत में मिलाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 में मिलाया। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी गंगोटक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।